3 घंटे 17 मिनट और 74 सेकंड तक पीएम मोदी ने एआई रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत की। पीएम के इस पॉडकास्ट को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखा है और शायद तभी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका लिंक भी शेयर किया है। दोस्तों, पीएम मोदी की इस बातचीत पर देश के साथ साथ दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ऐसे में इसे देश के मास कम्युनिकेशन के छात्रों को दिखाया जाना चाहिए। मास मीडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में काफी इसे चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश के तमाम नेताओं को भी इसे जरूर देखना चाहिए, विशेष तौर पर उन्हें जिन्हें पैदा होते ही एक टूल किट थमा दी गई थी कि इस टूल किट से आप पीएम बन जाएंगे। आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। आप समझ जाएंगे कि पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट क्यों ऐतिहासिक है, क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, लेक्स फ्रीडमैन जिन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की है, वो एआई रिसर्चर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। पश्चिमी देशों, विशेष तौर पर अमेरिका में उन्हें सबसे बेहतरीन पॉडकास्टर में से एक माना जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े नेताओं का पॉडकास्ट उन्होंने किया है। विश्व का प्रभावशाली तबका उन्हें बहुत ध्यान से सुनता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि वे चीज़ों को बहुत गहराई से देखते और समझते हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम के पॉडकास्ट को उन्होंने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन अनुभव बताया है। It was one of the most moving conversations and experiences of my life. This conversation with Prime Minister Modi was one of the most remarkable I've ever had. दोस्तों, अब मूल सवाल पर लौटते हैं कि लेक्स फ्रीडमैन जिस पॉडकास्ट के बाद पीएम मोदी के प्रशंसक हो गए और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिसे शेयर किया है, उस पॉडकास्ट में है क्या। तो शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। राहुल गांधी देश को राष्ट्र नहीं मानते। वे कहते हैं कि भारत तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कांग्रेसी इकोसिस्टम और वामपंथी बुद्धिजीवी लंबे समय से ये नैरेटिव बनाते आए हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत कोई राष्ट्र नहीं था, जबकि सच्चाई ये है कि हम सांस्कृतिक तौर पर सदियों से एक राष्ट्र रहे हैं। पीएम मोदी इस बात को जितनी अच्छी तरीके से समझते हैं, शायद डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखवाने वाले नेता भी नहीं समझते होंगे। जरा ध्यान से देखिए। एक भारत एक सांस्कृतिक पहचान है, एक सांस्कृतिक हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। भारत की विषमता देखिए, 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस, हजारों बोलियां। आप भारत में कुछ मील पर जाएंगे, हमारे यहाँ कहते हैं 20 मील पर जाने पर बोली बदल जाती है, कस्टम बदल जाते हैं, कुजिन बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक आप सारे देश में विविधता दिखेगी। लेकिन जब थोड़ा और गहरा जाएंगे तो आपको एक तंतु मिलेगा। जैसे मैं कहूँ, हमारे यहाँ भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी, राम का नाम हर जगह पर सुनने को मिलेगा। लेकिन अब आप देखेंगे, तमिलनाडु से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, आपको कोई कोई व्यक्ति मिलेंगे जिनके नाम में कहीं कहीं राम होगा। गुजरात में जाएंगे तो रामभाई कहेगा, तमिलनाडु में जाएंगे तो रामचंद्र कहेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो रामभाव कहेगा। तो यानी ये विशेषता भारत को संस्कृति से बांधेगा। अब जैसे आप स्नान भी करते हैं हमारे देश में, तो क्या करते हैं, स्नान तो बाल्टी वाले पानी से लेते हैं, लेकिन गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती, यानी भारत के हर कोने की नदियों का स्मरण करके मैं उस नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, सभी नदियों के पानी से मैं स्नान कर रहा हूँ पूरे देश का। हमारे यहाँ संकल्प की परंपरा होती है, कोई भी काम करे, पूजा हो तो संकल्प है। और आप संकल्प को बड़ा हिस्ट्री लिखी जा सकती है, यानी किस प्रकार से डेटा कलेक्शन मेरे देश में होता था, शास्त्र कैसे काम करते थे, बड़ा यूनिक वे था। कोई संकल्प लेता है या पूजा करता है या मतलब शादी हो रही है, तो पूरे पहले ब्रह्मांड से शुरू कर दे, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यवर्त से शुरू करते 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 गांव तक आएंगे, फिर उस परिवार तक आएंगे, फिर उस परिवार के जो देवता होंगे उसका स्मरण करेंगे। यानी ये भारत में और आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है ये। लेकिन दुर्भाग्य वेस्टर्न मॉडल क्या रहा, दुनिया के और मॉडल क्या रहा, वो शासकीय व्यवस्था के आधार पर ढूंढने लगे। भारत में शासकीय व्यवस्थाएं भी कई प्रकार की रही, कई बिखरी हुई, कई टुकड़ों में दिखाई देगी, राजा महाराजा की संख्या दिखाई देगी। लेकिन भारत की एकता इन सांस्कृतिक बंधनों से, हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा की परंपरा रही, 4 धाम की शंकराचार्य ने स्थापना की। आज भी लाखों लोग एक स्थान से दूसरे तीर्थ यात्रा करेंगे। हमारे यहाँ काशी में लोग आएंगे, रामेश्वर का पानी, काशी का पानी, रामेश्वरम करने वाले अनेक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। यानी एक प्रकार से हमारे पंचांग भी देखोगे तो आपको देश में इतनी चीजें मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। देखा आपने कैसे पीएम मोदी ने देश को डिफाइन किया है, भारत क्या है ये बताया है। आप दिल पर हाथ रखकर बताइए। टी शर्ट पहनकर स्वयं को बॉडी बिल्डर की तरह दिखाने वाले, गन्ना चूस का क्रांति का दावा करने वाला नेता कभी भी भारत को ऐसे समझ सकता है? उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि पवित्र डुबकी लगाते समय संकल्प क्या बोले जाते हैं, या फिर ये कि कैसे कथा या फिर हवन करते, कैसे आर्यव्रत से लेकर परिवार की इकाई तक आते हैं। ये समझ वही रख सकता है जिसने देश को जिया हो, देश की संस्कृति को जिया हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब पॉडकास्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि उन्हें अकेला नहीं लगता, तब उन्होंने कहा कि ईश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। मैं अकेलापन कभी महसूस नहीं करता, इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूं 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है, वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1, कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है, तो मैं कहता हूं पहला 1 जो है वो मोदी है।
और +1 है, वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से, और मैंने जैसा कहा, मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा, मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है, तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूं। और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं। आपने देखा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके साथ हमेशा ईश्वर है। हमारे घरों से जब बच्चे बाहर जाते हैं तो माएँ भी कहती हैं कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। आम बातचीत में भी हम यही कहते हैं कि ईश्वर का साथ रहे, यही तो हमारी संस्कृति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद इसमें विश्वास नहीं रखती, इसीलिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश पीएम मोदी की इस बात का मखौल उड़ाते दिखाई दिए। जयराम रमेश के लिए आप क्या कहेंगे, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अटल जी पीएम होने के साथ साथ कवि भी थे। पीएम मोदी के बारे में भी यही कह सकते हैं कि वे पीएम होने के साथ साथ सही मायनों में दार्शनिक भी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी मौत से डर लगता है, तब उन्होंने जो कहा वो इस पर मुहर लगाता है। क्या आप अपनी मृत्यु पर विचार करते हैं? क्या आपको मौत से डर लगता है? मैं आपको एक सवाल पूछूं? पूछिए। जन्म के बाद आप मुझे बताइए, जीवन है, मृत्यु है, इसमें से सबसे निश्चित क्या है? मृत्यु। अब मुझे बताइए, आपने मुझे सही जवाब दिया कि जन्म के साथ जो जन्म लेता है वो मृत्यु है। जीवन तो पनपता है जी। जीवन और मृत्यु में मृत्यु ही निश्चित है, आपको पता है कि ये निश्चित है। और जो निश्चित है उसका डर काहेगा भाई? तो फिर शक्ति समय जीवन पे लगाओ, दिमाग मृत्यु पे मत खपाओ, तो जीवन पनपेगा। जो अनिश्चित है वो जीवन है। फिर उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, स्टेजेस बाय स्टेजेस उसको अपग्रेड करते जाना चाहिए, ताकि आप मृत्यु जब तक ना आए तब आप जीवन को फुल बहार में खिला सको। और इसलिए दिमाग में से मृत्यु निकाल देना चाहिए। वो तो निश्चित है, वो तो लिखा हुआ है, आने वाला है। कब आएगा वो जाने, जब आना है तब आए, उसको जब फुर्सत होगी तब आएगा। ये है पीएम मोदी, जो जीवन और मृत्यु को देखने का दर्शन कुछ ही शब्दों में ऐसा देते हैं जिसे समझ पाने के लिए पश्चिम के दार्शनिक आज भी संघर्ष कर रहे हैं। एक बात और याद रखिए, सामान्य देशों के नेतृत्व में जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ट्रेड वॉर, ट्रेड टैरिफ वगैरह पर सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे सभ्यता मूलक राष्ट्र के नेतृत्व से इन सवालों के अलावा आध्यात्म और दर्शन पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूछने वाले को पता है कि उत्तर यही मिलेगा। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना, लेकिन वो रात ही है, सुबह होना तय होता है। सिर्फ यही नहीं, पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम मोदी से बात करने से पहले 45 घंटे तक कुछ नहीं खाया था। उन्होंने इसे पीएम के साथ साझा करते हुए पूछा कि उपवास को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए पीएम मोदी ने उपवास को लेकर क्या बताया। खाना छोड़ देना, खाना न खाना, ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूँ, तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, योगा की प्रैक्टिसेस हैं, या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उनको करता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूं तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है, मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूं, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूं, मेरे भीतर रहता हूं, और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही वडनगर और काशी की बात भी की। वडनगर अपने आप में ऐतिहासिक शहर है जहां पीएम मोदी का जन्म हुआ था, और वाराणसी भी एक पुरातन और प्राचीन शहर है जो पीएम मोदी की कर्म भूमि है, क्योंकि वे वहीं से सांसद हैं। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, और गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है, और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। एक तो मेरे जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है, काशी बनारस वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवन शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मुझे वडनगर में पैदा हुआ व्यक्ति
काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने इस पॉडकास्ट में इसके अलावा भी और कई बातें कही हैं, ऐसी बातें जिन पर कई दिनों तक चर्चा होती रहेगी। हमारे चैनल पर आप अलग अलग वीडियोस में भी पीएम मोदी के पॉडकास्ट पर चर्चा देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले लगभग 10 सालों से कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम ये विलाप करता हुआ दिखाई देता है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। सवाल है कि क्या इस लगभग 3.5 घंटे की बातचीत में कोई सवाल छूटा है? गुजरात में पीएम मोदी जब सीएम थे तब से लेकर आज तक के जो विवादित मुद्दे कहे जाते हैं उन सब पर सवाल पूछे गए, चाहे वो गोधरा का मामला हो, गुजरात दंगों का मामला हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर कोई और विवाद हो। सभी पर सवाल पूछे गए और पीएम मोदी ने सभी पर जवाब भी दिए। इससे पहले निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में भी लगभग सभी सवाल पूछे गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या पूछ लिया जाएगा जो यहाँ नहीं पूछा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फॉलोअप क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, यहाँ तो सवाल पर सवाल पूछा गया। दूसरी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन वे कैसे पत्रकारों को चुप कराते हैं, उन्हें भाजपा का एजेंट बताते हैं, सवालों पर उनकी जाति पूछने लगते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जबकि इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने एक सवाल का जवाब दिया। ऐसे में एक बात कही जा सकती है कि ये पॉडकास्ट ऐतिहासिक होने के साथ साथ संग्रहित करने वाला भी है। दुनिया भर में इस पर चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी राष्ट्र की संस्कृति को धारण करते हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोग पीएम मोदी के विचारों के माध्यम से भारत को भी समझना चाहते हैं। इसके अलावा पीएम ने अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन समेत लगभग सभी मुद्दों पर बात की है। ऐसे में आने वाले समय में जब भी किसी मुद्दे पर लोग पीएम मोदी के विचार जानना चाहेंगे, उनका रेफरेंस लेना चाहेंगे, तो निश्चित तौर पर इस पॉडकास्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि ये पॉडकास्ट मीडिया के छात्रों को दिखाना चाहिए, जिससे वे ना सिर्फ कम्युनिकेशन के तरीकों को, बात कहने के अंदाज को, सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ पाए, बल्कि वे अपने देश को भी समझ पाए। पीएम मोदी के पॉडकास्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।